Hello everyone, welcome to the channel. So in the today's video, we are starting with a new chapter that is biomolecules. So let's see biomolecules. सबसे पहले biomolecules समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्स, हमने टिश्यू चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि एक जो सेल है, सेल मिलके बनाता है टिश्यू, राइट। टिश्यूज मिलके बनाते हैं कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो सेल है, अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो इसमें क्या है, ये बना है सेल ऑर्गेनेलिस से, राइट। सेल ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब जो भी चीज, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं हमारे सेल बायोलॉजी यूनिट में, राइट। अब ये सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, देन वी नो कि हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि हमें पता है हमारी लिपिड बाइलेयर जो है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ हमें पता है, हम एक टर्म यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या फिर फैट्स लगा लो, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, व्हाट आर ऑल दिस, वी हैव टू रिमेम्बर कि यही सब बायो मोलिक्यूल्स हैं। सारे वो मोलिक्यूल्स जो किसी भी एक सेल के अंदर है, दैट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल, आर नोन एज बायो मोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स किससे बने, ये केमिस्ट्री की टर्म है मोलिक्यूल्स, राइट। दे आर फॉर्म्ड ऑफ एटम्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, व्हाट आर ऑल दोस, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज है जो सभी को जो है पता होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो कि कोई भी टिश्यू है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट लगा लो, चाहे वो फंजाई लगा लो, चाहे एनिमल लगा लो, कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली वो किन एलिमेंट्स से बना है, राइट। हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो दिखा रहा है कि these are the elements present in कोई नॉन लिविंग मैटर हो, जैसे कि मान लो अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की अगर हम कंपोजिशन चेक करें या उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन चेक करें तो हमें क्या क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, वो हमें इस टेबल से पता चल रहा है, राइट। दूसरी तरफ कोई लिविंग मैटर ले लो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है ह्यूमन से कंपेयर किया है। सो वी नो कि देयर आर द सेम एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को बना रही है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये सभी को पता है, दीज आर द एलिमेंट्स। अगर अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी सेम ही एलिमेंट से बन रही है तो व्हाट इज डिफरेंस, तो फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस लाई इन देयर परसेंटेज कंपोजिशन, राइट। ह्यूमन बॉडी में कुछ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे और वही जो है अर्थ क्रस्ट में हो सकता है ना हो, या नेग्लिजिबल हो, या बहुत कम हो, या हो सकता है अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो ह्यूमन बॉडी में बहुत कम हो, right. So elemental composition of a non-living matter and a living matter is same. What differs is their percentage composition, right. वो हमें इस टेबल से पता चलता है। So this table is important. जैसे कि अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन में what are the 4 major elements, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। You have to remember कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन चारों की कंपोजिशन तो याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले इन चारों में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन फॉलोड बाय कार्बन, राइट, 18.5, देन फॉलोड बाय हाइड्रोजन, 9.5, एंड देन फॉलोड बाय नाइट्रोजन, दैट इज 3.3। ये जो सीक्वेंस भी याद रखनी है, ये ऑर्डर भी याद रखना है जो पूछा जाता है। दिस इज क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन नीट एज वेल। आप देखो ये रीसेंट मैंने लिया है फ्रॉम द रीसेंट एनसीईआरटी। अभी लेटेस्ट क्या चेंज हो गया है,
देखो लास्ट ईयर तक हम जो एलिमेंटल कंपोजिशन ये वैल्यू पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे 0.5, राइट। अगर मैं इसको 0.5 लेके चलूँ तो ये ऑर्डर ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, राइट। लेकिन हमें अब लेटेस्ट जो चेंजेस हैं उनको कंसीडर करना है, तो विल नॉट कंसीडर इट 9.5 सॉरी 0.5 एंड 0.5 है भी गलत, राइट। ये गलत ही था जो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी में चेंज हो चुका है, राइट। अब सेम थिंग जो है वो एनसीईआरटी ने लिखी है इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। सो देर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। यस, हमें पता है बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। हम इन डिफरेंट चैप्टर्स इन द बायोलॉजी ये पढ़ते भी हैं लिविंग वर्ल्ड में, जैसे कि नाउ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यस, इसका आंसर हमने अभी देखा है। सो अगर हम एनालिसिस करें ऑफ अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या किसी माइक्रोबियल पेस्ट का, तो हमें वही सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स, राइट। हम एक पर यूनिट कुछ यूनिट टर्म तो ले ही रहे होंगे, राइट। इफ सेम एनालिसिस हम एक अर्थ क्रस्ट के साथ परफॉर्म करें, यानी कि एक लिविंग एंड नॉन लिविंग को कंपेयर करें, तो तब क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज बिटवीन, there is no such difference in absolute terms यानी कि क्वालिटेटिवली यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सेम एलिमेंट्स इधर भी है, नॉन लिविंग में भी है, लिविंग में भी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? क्वांटिटेटिव में, राइट। दो तरह का एनालिसिस होता है, जब सिर्फ हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स है, तब हम उसको बोल देते हैं क्वालिटेटिवली। जब हम उसकी क्वांटिटी भी चेक कर रहे हैं या परसेंटेज कंपोजिशन या किसी भी टर्म्स में, किसी भी यूनिट की टर्म्स में, तो हम उसको क्वांटिटेटिव बोल देते हैं, राइट। सो देयर इज नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द sample of a living tissue. However, लेकिन अगर हम closer analysis examination reveal करते हैं तो कहाँ difference है? Relative abundance of carbon and hydrogen is with respect to other elements is higher in living organism. यानी कि कहने का मतलब carbon and hydrogen are greater in a living organism than in the earth crust, राइट। तो यही सेम बात जो है एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में लिख रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, हमने एनालिसिस की बात की थी, तो एनालिसिस किस किस तरह से कर सकते हैं? एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाई टू कंपाउंड गिव अस आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये हमें पता है, राइट। अब बायोमोलिक्यूल्स, एनसीईआरटी जो है हमारी बायोमोलिक्यूल्स किसे बोल रही है? ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन भी बनता है डायरेक्टली फ्रॉम दिस लाइन। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है हमारी बॉडी में we also have got inorganic elements and compounds, तो इनको भी बायोमोलिक्यूल्स ही बोलना है वैसे, ठीक है। बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है तो इट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट, और ये क्वेश्चन बनता है इसमें। A slightly different but destructive experiment has to be done. जैसे कई सारे तरीके हैं एनालिसिस करने के, जैसे पहला तरीका है वेट वे एंड ड्राई वे। वेट वे किसी भी टिश्यू का कैसे करेंगे? वेट वेट, अगर कोई टिश्यू लीफ, लिवर या कुछ भी लिया, अगर उसको ऑब्टेन किया और उसको मेजर कर लिया उसका वेट, तो वो बन जाता है उसका वेट वेट। लेकिन अगर हम उसको वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, तो वो डायरेक्टली तो अगर कर रहे हैं तो वो वेट वेट है, लेकिन अगर ड्राई कर रहे हैं उसको, तो जो उसका सारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो फिर वो बचा हुआ वेट क्या है? उसका ड्राई वेट है। द रिमेनिंग मटेरियल गिव अस ड्राई वेट। नाउ एक अनदर तरीका, ये तो हो गया वे करना, ड्राई वे, वेट वेट। एक अनदर मेथड ऑफ एनालिसिस इज एश एनालिसिस। एश एनालिसिस क्या है? हमें पता है कि हम जब भी कार्बन को बर्न करते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, राइट। यही लिखा है। किसी भी एक टिश्यू को जब तुम लोगे तो हम उसको बर्न करेंगे, राइट। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म यानी कि CO2 एंड इन द वेपर फॉर्म वाटर
वेपर की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि कार्बन कंटेंट तो खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर बचा क्या? बचा सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर जैसे सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। राइट, तो ऐश एनालिसिस में कार्बन कंटेंट सारा खत्म, बची सिर्फ पीछे ऐश, ऐश या राख, और उस राख का हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमें सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा जो यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है ये भी हम पढ़ेंगे राइट फर्दर, कि एक और तरीका भी है। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं किसी एक लिविंग टिश्यू में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, राइट, एंड इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कंपाउंड जैसे NaCl, ये सॉल्ट्स हो गए, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स। ठीक है, so this is another table from NCERT, right? I hope the things are clear. नीचे चलते हैं, नीचे NCERT की एक और लाइन है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स भी हम के टर्म्स में भी हम बात कर सकते हैं अगर केमिस्ट्री के एलिमेंट्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वी क्लासिफाई देम इनटू अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड्स। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो बन के आ सकती हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, ये क्या है, वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि डिफरेंस कहाँ है इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, एलिमेंटल कंपोजिशन में। दूसरा हमने पढ़ा कि एनालिसिस के क्या क्या तरीके हैं, राइट। दो टेबल हमने देखे, दैट बोथ टेबल्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। ऑर्डर देखा हमने, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये किस में बता रही हूं मैं, इन ह्यूमन बॉडी में ऑर्डर ये रहेगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो विल कंटिन्यू फर्दर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर पॉलीमर्स, मोनोमर्स, राइट, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। इन बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर and stay tuned for the more such videos. Thank you.